नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा को लेकर है, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से भाजपा और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जहां तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस विधायकों और मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर है, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और चौथी बड़ी खबर वाराणसी में साईं मूर्ति विवाद को लेकर है, जहां साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे से 44% वोटिंग हुई है। बता दें कि तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन, 16 कश्मीर घाटी की हैं। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 383 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा उधमपुर में 51.66% वोटिंग हुई है। सबसे कम बारामूला में 36.60% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक चलने वाली वोटिंग में 39.18 लाख वोटर्स शामिल होंगे। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर धीमे वोटिंग कराई जा रही है। इसी के साथ ही आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि 2024 के बाद राज्य में लोगों की आवाज को दबाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है, जहां तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही है, जहां 7 जिलों की 40 सीटों पर दोपहर 1 बजे से तक 44% वोटिंग हुई है। बता दें कि तीसरे फेज की 40 सीटों में 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं, जहां आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसमें 387 पुरुष और 28 महिलाएं उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार की ओर से उधमपुर में मतदाताओं की ओर से 51.66% वोटिंग हुई है। सबसे कम बारामूला में 36.60% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक चलने वाली वोटिंग में 39.18 लाख वोटर शामिल होंगे। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर धीमे वोटिंग कराई जा रही है। वहीं आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि 2014 के बाद से राज्य में लोगों की आवाज को दबाया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, तीसरे चरण और आखिरी रण की वोटिंग जो है जम्मू कश्मीर में जारी है, क्या लगता है ज्यादातर जो सीटें हैं वह जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां आज मतदान किया जा रहा है? क्या लगता है आतंकवाद जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं उनका वोटिंग पर कोई असर पड़ा है? पर तो कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा उन घटनाओं का। जम्मू कश्मीर की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत जो है अपना वोट अच्छे से डाल रही है। आप देखिए आज की भी परसेंटेज अच्छी है। और आज ये देखने वाली एक अच्छी बात ये भी है कि आज जम्मू की काफी सीटों पे चुनाव है, जहाँ पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच की ही फाइट है। और आज इन सीटों का रिजल्ट ये बता देगा, इनके इलेक्शन से इनके रुझान ये बता देंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जम्मू की सीटें जो हैं वो काफी हद तक इस रिजल्ट को फाइनलाइज करेंगी। मनीष जी, इस बीच जो तीसरे चरण की वोटिंग से पहले कई सारे मुद्दों को उठाया गया, 370 तो शुरुआत से, और जो विकास के मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, यह तो पहले से ही उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो अभी कुछ ही दिनों पहले जो हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, यह भी मुद्दा अभी गरमाया। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही ये जो जम्मू कश्मीर में हमें प्रदर्शन भी देखने को मिला, हालांकि देश के कई हिस्सों में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। क्या जो ये जो मुद्दा उठाया गया था हिजबुल्लाह का, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता 370 और 35A के बाद इन मुद्दों का कोई प्रभाव होगा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में खासकर पीडीपी ने इस मुद्दे का
उपयोग करने की सोची है। महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी एक दिन की रैलियां भी बंद कर दी थी, लेकिन आपने देखा होगा इन नेताओं ने पहले कैसे आह्वान करा था कि जब 370 या 35 से हटेगा जी। तो क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत की जनता जो है अब ये समझ गई है कि उसका हित कहाँ पे है, कैसे है, और इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पे हो रहा है। ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये जम्मू कश्मीर में उठाए चाहे ये भारत में उठाए। आगे चल के वही होगा जो भारत की जनता चाहती है, और जम्मू कश्मीर की जनता इस बार विकास पे वोट करेगी। ये आपको 8 तारीख के रिजल्ट में दिख जाएगा। जो वोटिंग हो रही है मनीष जी, इसमें पीडीपी ने अभी आरोप लगाया है, अभी वोटिंग वर्तमान में जारी है। हालांकि पीडीपी की ओर से आरोप लगाया गया कि वोटिंग को कई जो बूथ हैं उन पर धीमा कर दिया गया, जबकि जो इंजीनियर राशिद हैं, विवादों से उनका नाता है, उनकी ओर से भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या लगता है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? देखिए, पीडीपी, इंजीनियर राशिद वगैरह ये सब चुनाव हार रहे हैं। ये आखिरी की हताशा का प्रतीक है जो इन्हें लग रहा है वोटिंग स्लो कर दी गई है। ये अपने वोटर्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कल को जब ये हार के आए तो ये कहने को हो, कोई ना कोई इसका रीजन हो बताने के लिए। पीडीपी का तो मुझे लगता है इस चुनाव में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर भी फाइट कर रही है। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी इस बार लोकसभा में भी अपना चुनाव हार गई हैं, और वो जहाँ पे चुनाव लड़ रही थी वहां पे विधानसभाओं में भी पीडीपी की कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। दूसरे जो उन्होंने अपनी बेटी को इस बार टिकट दे के लड़ाने की कोशिश करी है, उसका भी पीडीपी में बहुत विरोध था। तो मुझे लगता है जब चुनाव हार रहे हैं तो इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि वोटिंग स्लो हो रही है या प्रशासन उनके लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा। बिल्कुल मनीष जी, 2014 के बाद लगभग 10 साल बाद यह चुनाव है, आखिरी चरण का आज मतदान है। ऐसे में कई सीटों पर यह भी कहा जा रहा है कि वोटिंग बढ़ी है, लेकिन कई सीटों पर ऐसा भी है कि वोटिंग कम हुई है। क्या यह वोटिंग सीटों के बढ़ने के कारण कम या ज्यादा हुई है, इसका असर है, या फिर जो 370 का भी कोई असर है? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है। ये तो देखिए सीटों के परिसीमन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और अभी हम इसको पुरानी 2014 की ही वोटिंग परसेंटेज से कम करके एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोटर्स हैं और पोल वोट हैं, जब आप उसकी एनालिसिस करोगे तो वहां पे मतदान लगभग 50% से ऊपर हो रहा है। बहुत अच्छा मतदान है 5 साल के बाद, क्योंकि 2019 तक की सरकार तो जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनी थी। 5 साल के बाद वो अपने मताधिकार का फिर प्रयोग कर रहे हैं। सरकार है वही बनेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विकास के मुद्दे को आप रिजल्ट में देखोगे। बिल्कुल मनीष जी, 90 सीटें हैं इस बार। जहां वोटिंग कम हो रही है वह किसके लिए जो घाटा है, और जहां वोटिंग बढ़ रही है वह किन सीटों पर बढ़ रही है? हालांकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां लगातार बम्पर वोटिंग हुई है, तो फायदा किसको हुआ है और नुकसान ज्यादा किसको हुआ है? देखिए, ये तो कॉमन प्रजम्पशन है कि अगर कहीं वोटिंग बढ़ती है तो वो रूलिंग सरकार के फेवर में ही बढ़ती है। वहां पे जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल जी का शासन है केंद्र के नेतृत्व में, तो जहां वोटिंग बढ़ती है वहां तो यही माना जाता है कि वहां की जनता केंद्र और प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं उससे खुश है। हाँ, अगर कहीं परसेंटेज कम है तो वो थोड़ा सा इलेक्शन के बाद एनालिसिस का कारण होगा कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा था। क्या वहां लोग अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी समस्याएं थी जिस वजह से उन्हें वोट डालने में मुश्किल हो रही थी, वो आगे दूर करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नए परिसीमन के बाद कोई वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट होता है। भारत में हर चुनाव की अलग वोटर लिस्ट बनती है, नगर पालिका की अलग, विधायक की अलग, सांसद की अलग। और हो सकता है अगली बार जब ये जम्मू कश्मीर चुनाव के फेस में जाए तब भारत वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हो और ये सारी परेशानियां तब बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल। जिस प्रकार से जो वोटिंग हो रही है आज, सबसे ज्यादा सीटों पर आज एक साथ वोटिंग है। 40 सीटों पर लगभग आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग है। 40 सीटों पर सबसे ज्यादा तीसरे चरण में वोटिंग हो रही है। ऐसे में जो भाजपा की ओर से वादे किए गए थे, विकास के वादे किए गए थे, और कांग्रेस की ओर से जो वादे किए गए थे वह एकीकरण के वादे थे। जम्मू कश्मीर के लिए वह विकास की ओर ना जाते हुए जो वहां के लिए सीमित वादे थे। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा लुभाने में वोटरों को कामयाब रही होगी?
देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना मत 370 और 35A पे बड़े अच्छे से प्रदर्शित कर दिया है। वो विकास की तरफ अग्रसर है। वहाँ के नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों को नई सुविधाएं जी मिल रही हैं, नए संसाधन मिल रहे हैं। जी पर्यटक वहाँ रिकॉर्ड की संख्या में वहाँ पहुंच रहे हैं, जिससे वहाँ व्यवसाय बढ़ रहा है। जी तो मुझे लगता है अब ये 35 से 370 बांटने वाले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा है, वो अब चलने वाला नहीं है। वहाँ जी की जनता ने डिसाइड कर लिया है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और एक प्रोग्रेसिव जम्मू कश्मीर को बनाएगी। बिल्कुल, प्रोग्रेसिव जम्मू कश्मीर बनेगा। देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में जाते हैं और कौन अपनी सरकार बनाता है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर हैं, जहां राहुल गांधी ने गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। राहुल के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। वहीं राहुल गांधी ने सोनीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं है। अडानी पोर्ट पर ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कार्रवाई को लेकर सवाल भी पूछा है। वहीं राहुल गांधी ने परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बताया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितिन श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। नितिन जी, राहुल गांधी हरियाणा संकल्प विजय यात्रा पर हैं और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार भाजपा पर निशाना साधा है। वहां की जो सरकार है हरियाणा में, उस पर भी निशाना साधा गया है। ऐसे में जो ये तो ठीक है कि राहुल गांधी की ओर से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, हरियाणा विजय की भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है उससे कैसे विजय पाएंगे राहुल गांधी? देखिए अभिनय, आपसी गुटबाजी जो है किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों में उसको सुधारी है, जी उससे निश्चित रूप से हरियाणा में कुछ बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जी सबसे प्रमुख बात यह भी है कि राहुल गांधी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं वो काफी अहम माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर हमलावर भी है। अब देखना होगा कि जितने बयान दे रहे हैं, जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और जो उनका क्रेज है वो वोट बैंक में कैसे तब्दील होता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है उनको जीत हासिल हो सके। हरियाणा के चुनाव काफी जी अहम भी, न सिर्फ हरियाणा बल्कि कई स्टेटों के चुनाव में उनकी जो लिटमस टेस्ट है वो उसकी भी रिपोर्ट एक तरीके से मानी जा रही है। राहुल गांधी के बयान और उनके लगातार कैंपेन और उनके जोशीले बयानों को लेकर के काफी चर्चा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी पर पलटवार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी और संघ उनके बयानों को लेता है और किस तरह से उनको उनका पलटवार करता है। अभिनय जी नितिन जी, आपने गुटबाजी की बात कही, गुटबाजी घातक होती है। कुमारी शैलजा की ओर से अभी कुछ इस वोटिंग के समय में, जब अभी माफ कीजिएगा, वोटिंग नहीं, प्रचार के समय में कई बयान निकलकर सामने आए थे। कई साक्षात्कारों में उनकी ओर से कहा गया कि मेरे समर्थक दुखी हैं, मेरे जो काम करने वाले दुखी हैं, जिन्होंने मेरे लिए काम किया। हालांकि बीच में यह भी देखा गया कि राहुल गांधी एक मंच पर हुड्डा जी को और कुमारी शैलजा जी को, दोनों को एक मंच पर लेकर आए। उसके बाद भी जो नजदीकियां हैं वह तो नहीं बन पाई, लेकिन दूरियां लगातार देखने को मिली। क्या लगता है राहुल गांधी अब जो जान फूंक रहे हैं अपने प्रचार से, क्या वह कांग्रेस को फायदा दिला पाएगा? देखिए अभिनय जी, कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए नई नहीं है। इसके पहले जब आपको याद होगा यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, तो यूपीए 2 में भी कुमारी शैलजा मंत्री थी और केंद्रीय मंत्री थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और उसमें उनको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर के हरियाणा में गतिरोध देखने को मिला है, संगठन में गतिरोध देखने को मिला है, अब उसमें डिसीजन जो है वो कांग्रेस के हाईकमान को लेना है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो और के साथ पर्सन है, सबको मिला है हरियाणा में वो देते हैं अगर उनको बहुमत मिलता है।
लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि कुमारी शैलजा का जो चेहरा है वो खासा चेहरा है हरियाणा में, और देखना होगा कि इस चेहरे पर कांग्रेस के इस चेहरे पर जो वहां की आवाम है, जो जनता है, वो किस हद तक मुहर लगाती है और कैसे आने वाले समय में बीजेपी को हरियाणा में परास्त करती है। क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, और ऐसी स्थिति में अगर वहां जीत होती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो मनोबल है वो बढ़ता नजर आएगा। तो देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वो वोट बैंक में कैसे तब्दील होती है। अभिनय। नितिन जी, राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेताओं को शेर कहा गया है और आरएसएस को डरपोक कहा गया है, उनमें दम नहीं है यह भी कहा गया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अभिनय जी, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो तभी से लेकर के राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर और बीजेपी पर हमलावर हैं। पहले राहुल गांधी हमला बोलते थे, अब राहुल गांधी की जो सेकंड टीम है, जो थर्ड रो है, तमाम उनके प्रवक्ता है, तमाम कांग्रेस के नेता है, वो आरएसएस को और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं। जाहिर है जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और उससे राहुल गांधी काफी गदगद है। राहुल गांधी ने स्वयं तकरीबन अपने आप को ये प्रूव करके दिखाया है कि भले उनको धीरे धीरे देश की जनता अपनाए, लेकिन अपनाना शुरू कर दी है। तो इस स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। न सिर्फ आरएसएस बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं को आड़े हाथों लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, उसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके पहले तमाम सारे नेताओं ने कांग्रेस को लेकर के भला बुरा कहा, उसको उन्होंने रैलियों में बुलाने की कोशिश की। अब ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो परिवार एक आईडी जो बनाने की बात कही है बीजेपी एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये पहचान पत्र है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए न सिर्फ चर्चा में है बल्कि लोगों में भी खासा लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है अभिनय कि आखिरकार जितने बयान हैं, जिस तरीके से उनके नेता जो है बीजेपी को बैकफुट पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस को लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी की छवि को कितना असर पड़ता है, कितना वो जो पुरानी छवि है उस पर डेंट करते हैं और अपने आप का खुद से मेकओवर करते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि राहुल गांधी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के खासा जो है वो सक्रिय है, और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उनकी जो भीड़ है और उनका जो एक जोश है वो कितना वोट बैंक में तब्दील होता है, ताकि हरियाणा में न सिर्फ बीजेपी को परास्त किया जा सके बल्कि कांग्रेस की सरकार भी बन सके। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनाना राहुल गांधी का तो परम उद्देश्य है ही। हालांकि देखना होगा नतीजों के बाद कि किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव को कांग्रेस विधायकों ने अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, इसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी। सीएम यादव ने कहा कि 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं और अधिकारी इस पर लगाम लगाने में असक्षम साबित हो रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। वहीं खराब फसलों को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वे करवाकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा थी, जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया। विधायक दल की तरफ से कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे एसटी एससी पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और अगर जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य तो उन्हें लाइन अटैच करें, नए लोगों को भेजें। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें।
खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, विभिन्न प्रदर्शनों के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आखिरकार मुख्यमंत्री से मिला है। कौन से विषयों पर आखिरकार चर्चा हुई है? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार के प्रतिनिधित्व में पूरा जो कांग्रेस का विधायक दल है वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। हालांकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको अभी तक जो पैसा है वो नहीं दिया गया है, बजट का जो पैसा होता है वो नहीं दिया गया है। लगातार वो चाहे विधानसभा के दौरान भी उन्होंने मांग की थी कि जो 5-5 करोड़ रुपए है वो दिया जाए। हालांकि जो बीजेपी के विधायक है, कहा यह जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए उनको मिल गए हैं विकास और अधोसंरचना के लिए, जो भी उनके क्षेत्र में विकास के काम किए जाने हैं। लेकिन कांग्रेस को अब तक पैसा नहीं मिला है और कांग्रेस इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि 100 दिनों का विजन डॉक्यूमेंट अपने क्षेत्र के विकास का बना कर दें, उसी के आधार पर पैसे का आवंटन किया जाएगा। तो 15-15 हजार रुपए बीजेपी विधायकों को पिछली बार कहा गया था कि जिस तरह से विधायकों को कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र का जो बजट है, जिस तरह से विकास के कार्यों को क्रियान्वित करना है, कौन से विकास कार्य पीछे रह गए हैं, किनको नए काम विकास के कार्य किए जाने, अपने अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की साफ तौर पर बात कही गई थी। उसको लेकर के अभी तक जो कांग्रेस के विधायक है वो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बना के नहीं दिया है, या दिया है तो उनको फिर भी अभी पैसे नहीं दिए गए। तो लगातार इसकी भी तमाम तरह पर आलोचना की जा रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पर पक्षपात कर रहे हैं, बीजेपी को विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, वही कांग्रेस विधायकों को पैसे नहीं दिया रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों को लेकर चर्चा की गई है। किसानों के जो क्षति हुई है, जो उनके अति वर्षा के कारण क्षति हुई है, उसका जल्द से जल्द सर्वे कराने की बात कही गई है और सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। तीसरी बात यह है कि परसीमन को लेकर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में परसीमन के कार्य किए जाने हैं, ऐसे में नए क्षेत्र, नई विधानसभाएं बनेंगी, नए जिले भी हो सकता है इसमें नए जिलों का भी निर्माण कुछ कर दिया जाए, लेकिन नई विधानसभाएं बननी है, ऐसे में परसीमन को लेकर भी चर्चा हुई है। तो तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधायक कांग्रेस के पहुंचे थे उसमें से 63 में से मात्र 27 विधायक ही पहुंचे। तो ये सवालिया निशान ये इसलिए भी खड़ा होता है कि सिर्फ 27 विधायकों को ही क्या बजट चाहिए, बाकी के क्षेत्र में क्या विकास कार्य नहीं करने हैं, कांग्रेस क्यों आधे विधायक गायब रहे, ये भी अभी सोचने वाले विषय है। लेकिन फिलहाल जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, उनका साफ तौर पर ये निर्देश दिया है उन्होंने कि अपने क्षेत्र का विकास का डॉक्यूमेंट बनाकर, रोड मैप बना करके, जो विजन है वो बना करके दे। 100 दिन का आप विजन बना के देंगे, यानी 3.5 महीने के करीब का विजन बना के दीजिए, उसी आधार पर आगे की विकास की योजनाओं को रखा जाएगा, काम किए जाएंगे, उसी आधार पर बजट का अलॉटमेंट भी होगा। तो बाकी जो बीजेपी की विधायक है उनसे मांगा गया था, उन्होंने 100 दिनों का डॉक्यूमेंट देने की बात कही है। तो तमाम 100 दिन के अंदर क्या वहां पर सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं करनी है, क्या जो स्कूल के प्रबंधन के विषय में है, चाहे कॉलेज प्रबंधन के विषय में हो, चाहे स्कूल निर्माण, स्वास्थ्य की सेवाओं से संबंधित हो, नगरीय प्रशासन से संबंधित हो, तो इन सबको लेकर चर्चा की गई है। हालांकि एक बात और निकल के सामने आती है, जिस तरह से 4.5 करोड़ के कर्ज में मोहन सरकार डूबी है और फिर से एक बार 5,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कई योजनाएं सरकार की बंद कर दी गई हैं और कई योजनाएं बंद भी होने वाली हैं, ऐसा जो आरोप है लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि तमाम योजनाएं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, उनको बंद नहीं किया जाएगा। एक तो योजना के बारे में और ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की बात है। उसमें जो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित होते हैं, उनको आवासों को किराए के तौर पर जो सरकारी कर्मचारी है उनको दिया जाएगा, और सरकारी कर्मचारी जब इसका किराया पूरा भर देंगे तो कहीं न कहीं ये घर उनका हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी ये बेहतर योजना है। शिवराज सरकार में भी ये योजना चाहिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसको बनाया जाए। तो शिवराज सरकार में सिर्फ योजना की बात चली थी, लेकिन अब इसे माना जा रहा है इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लागू भी कर सकते हैं अगर उचित हुई। कई बातें निकलकर सामने आ रही कि कई योजनाओं को सरकार के पैसे की कमी के कारण योजनाएं ठप पड़ी हैं या रुकी हुई हैं। जैसे छात्रवृत्ति को देख लिया जाए या अन्य योजनाएं जिस पर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती आई है अभिनव। लेकिन जो आज की मीटिंग थी वो परसीमन, किसानों के मुद्दे को लेकर की थी, गेहूं, धान और अन्य के रेट को लेकर की थी, और खासतौर पर जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने आरोप लगाया कि उनको 15-15 करोड़ रुपए जो थे वो नहीं दिए गए। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी में शिव और गणेश मंदिरों से अब साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया, बाहर रखा या फिर साईं बाबा के मंदिरों में पहुंचाया जा रहा है। काशी में सनातन रक्षक दल ने 14 मंदिरों से
मूर्तियों को हटाया है। अभी तक 100 और मंदिरों की लिस्ट बनाई गई है। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। इस अभियान का आगाज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था। अब सनातन रक्षक दल ने इसे चलाया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं बड़ा गणेश मंदिर के महंत रम्मू गुरु ने बताया कि जानकारी के अभाव में साईं की पूजा होती रही थी। शास्त्र के अनुसार इनकी पूजा वर्जित है। जानकारी होने पर स्वेच्छा से प्रतिमा हटवा दी गई। वहीं एमएलसी और सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने इसे काशी का माहौल खराब करने के लिए एक साजिश बताया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, साईं बाबा की मूर्तियां अब हटाई जा रही हैं। मंदिरों में से या तो उन्हें हटाया जा रहा है या गंगा में विसर्जित किया जा रहा है। इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल अभिनव, देखिए उत्तर प्रदेश में सनातन रक्षक दल के द्वारा वाराणसी के 14 मंदिरों से अभी साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है और इसको लेकर उन्होंने 100 ऐसे मंदिरों की लिस्ट बनाई है जहां साईं बाबा की पूजा की जा रही थी। अब इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है, जहां सपा के एमएलसी ने कहा है कि ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वही सनातन रक्षक दल का कहना है कि जहां पर सनातन हिंदुओं के मंदिर है वहां पर अन्य देवी देवताओं के वहां पर चित्र या फिर मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएगी। साईं बाबा को लेकर पहले से ही विवाद है और अभी से नहीं है। खुद अगर बात की जाए तो स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद ने पहले ही इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था साईं बाबा सनातन धर्म से नहीं है, इसलिए उनकी जो मूर्तियां हिंदू मंदिरों में ना लगाई जाएं। एक तक तो उन्होंने ये भी कहा साईं बाबा के जो मूर्तियां हैं वो किसी मंदिर के अलावा अन्य मज़ारों के पास में नहीं दिखाई देगी, ना ही उनकी उन्हें जो है पूजता है। तो ऐसे में क्योंकि अगर बात की जाए तो वो हिंदू से भी नहीं जुड़े हैं, तो अब वो विवाद एक बार जो था वो शांत हो गया था। लेकिन अब सनातन रक्षक दल ने एक बार इसको जो है शुरू किया है कि वाराणसी के जो तमाम मंदिर थे जहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती थी, माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती थी, अन्य देव स्थान जहाँ थे वहां से साईं बाबा की मूर्ति हटाना शुरू कर दिया है। जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है उनके एमएलसी के द्वारा की समाज में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक व्यवस्था पैदा की जा रही है। इसको लेकर एक एक करके अब ये जो है मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा रही है। अभी 14 मंदिरों से मूर्तियां हटाई गई हैं और ये जो 100 मंदिरों की अभी वाराणसी क्षेत्र में सूची तैयार की गई है सनातन हिंदू रक्षक दल की तरफ से। अभी जो देखा जाए करीब 86 मंदिर ऐसे हैं जिसमें से मूर्तियां हटाया जाना बाकी है। वहीं जो रक्षक दल के लोग हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही मंदिरों में भी साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाएगी। केवल ये जो हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े देवी देवता है केवल उनकी ही पूजा आराधना की जाएगी, अन्य किसी ऐसे लोगों की पूजा नहीं होगी जो सनातन से जुड़े नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रकार से यह मामला शुरू हुआ है इसमें एक तो सोचने वाली बात यह है कि पहले इन मूर्तियों को पहले ही क्यों नहीं हटा दिया गया, या फिर जब मंदिर बने तब ये मंदिरों में मूर्तियां क्यों रखवाई गई, यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि वर्तमान में अभी जो महंत हैं उनकी ओर से भी बयान निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं शास्त्रों का हवाला दिया है और ना समझी का भी हवाला दिया जा रहा है। देखना होगा कि मामला कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।